गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। विश्व के प्रमुख संविधानों की श्रृंखला में आज से हम एक नए संविधान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और वो है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। तो पहला जो टॉपिक है वो है स्विट्ज़रलैंड के संविधान में एज यूजुअल कि संविधान का विकास और उसकी विशेषताएं क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, स्विट्ज़रलैंड जो है विश्व का एक तटस्थ राज्य है और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर कोई व्यक्ति पर्यटन के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड एक बार ज़रूर जाना चाहता है और स्विट्ज़रलैंड एक तरीके से सपनों का देश भी कहा जा सकता है। कई विचारक हुए हैं, जॉन ब्राउन मैसन, उन्होंने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विस जो संविधान है इसके अध्ययन का बहुत ज़्यादा महत्व है। भाई प्रश्न ये उठता है कि हमने ब्रिटेन का संविधान इसलिए पढ़ा कि वहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है और राजा का शासन है। अमेरिका का संविधान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल जुडिशरी है, फेडरेशन है, ये चीज़ें नई चीज़ें। और स्विट्ज़रलैंड के संविधान की भी अपनी अलग विशेषताएं हैं, इनकी अलग खासियत है और ये बहुत महत्व रखता है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, ख़ास तौर से स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था को जानना और कि उनके संविधान में क्या है। देखिए, स्विट्ज़रलैंड जो है विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है। इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है, 16,000 वर्ग मील का छोटी सी भूमि वाला ये देश है, लेकिन इनकी अपनी अनूठी राजनीतिक संस्थाएं हैं। इनके कारण राजनीतिक व्यवस्था का जो अध्ययन है राजनीति के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण आम व्यक्ति के लिए तो ये प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल है, रेड क्रॉस है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़्यादातर एजेंसीज़ का जो ऑफिस है वो स्विट्ज़रलैंड में है और घड़ियाँ जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड की बहुत फेमस हैं, है ना। ये तो इनकी साधारण बात है, लेकिन इसके अलावा संविधान बहुत है। स्विट्ज़रलैंड को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है और राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है कि यहाँ पे राजनीति के नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। और स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। यहाँ की केंद्रीय सरकार के सभी मुख्य हेड ऑफिसेज बर्न में ही मौजूद हैं। तो इसका जो महत्व है, सबसे पहला महत्व तो इसलिए है कि दिस इज़ ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ हेड ऑफ द जो नेशन होता है, यानी कि राज्याध्यक्ष जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो वो व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। तो दुनिया में 1848 के संविधान जब स्विट्ज़रलैंड में बना तभी से वहाँ पे गणतंत्र है और ये दुनिया का उस समय अकेला गणतंत्र था। और इसके अलावा भी स्विट्ज़रलैंड में कभी भी इस तरह का राजतंत्र नहीं रहा जैसा कि आप ब्रिटेन में या फ्रांस में या सोवियत रूस में देखते हैं। तो रैपार्ड एक विचारक हैं, तो कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में युगों से गणराज्य रहा है। यहाँ के नागरिक वंशानुगत राजा ना, मतलब वंशानुगत राजा की तो आप बात ही ना करें, कोई जनता के द्वारा निर्वाचित अगर कोई राजा है तो भी उसको पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं। और ये इतने ज़्यादा मतलब प्रजातांत्रिक हैं कि यहाँ की जो कार्यपालिका है वो भी बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे।
दूसरी इनका महत्व ये है कि ये प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है, बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को जो इम्पोर्टेंस है वो इसके डेमोक्रेसी के कारण है। स्विट्ज़रलैंड में जो है नागरिकों को राजनीति में भाग लेने की जितनी सीमा स्विट्ज़रलैंड में मिली है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। 5 स्विस कैंटन में वर्तमान में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां लोग खुद इकट्ठा होते हैं, खुद कानूनों का निर्माण करते हैं। इनके जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, जैसे आरंभक है, लोक निर्णय है, इन सब का जो जनरेशन जो है, उदय जो है वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ और इनका बहुत अधिक सीमा तक पालन भी किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में आप कह सकते हैं संसदात्मक व्यवस्था का उदय हुआ, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था का उदय हुआ, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड को प्रजातंत्र का घर कहते हैं। फिर तीसरी जो विशेषता है वो है विविधता में एकता। स्विट्ज़रलैंड में विविधता में एकता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पे भाषा, धर्म, संस्कृति के अनेक प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी जो विशेषता वो है राष्ट्रीय एकता की भावना। यहाँ पे बहुभाषाभाषी लोग हैं। 74% जर्मन है, 20% फ्रेंच हैं, 5% इटालियन है और 1% रोमन भाषी हैं। इसके अलावा वहाँ सभी धर्मों के लोग भी हैं। 58 लोग प्रोटेस्टेंट हैं, फिर कैथोलिक हैं, फिर यहूदी हैं। और लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता के मतभेद नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आपस में घनिष्ठता हो सकती है और उन लोगों में भी संभव है जो धर्म और भाषा के आधार पर अलग अलग हैं। चौथी जो विशेषता है वो है इनकी स्थायी तटस्थता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्ज़रलैंड का अध्ययन बहुत मायने रखता है, जहां पूरी दुनिया में देश एक दूसरे से लड़ने में और युद्धरत और एक अनावश्यक अस्त्र प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, वहीं स्विट्ज़रलैंड ने स्थायी तटस्थता को अपनाया गया है। 1815 की वियना जो संधि हुई थी उसमें स्विट्ज़रलैंड को स्थायी तटस्थता प्रदान की गई थी। फिर 1919 की जो वर्साई की संधि थी और उसके बाद अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे उसमें भी इस बात के ऊपर बल दिया गया कि स्विट्ज़रलैंड को तटस्थ राज्य घोषित किया जाए। द्वितीय महायुद्ध और प्रथम महायुद्ध, दोनों महायुद्धों के समय में भी इन्होंने दोनों पक्षों से समान संबंध बनाए रखे, इसलिए हिटलर और मुसोलिनी ने भी इनकी तटस्थता को बने रहने दिया और आज तक इसी कारण से जो स्विट्ज़रलैंड है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। और है ना, अभी कह रहे हैं कि 2002 के बाद स्विट्ज़रलैंड ने संघ की सदस्यता प्राप्त की है और भारत की तटस्थता और स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता दोनों अलग अलग हैं। भारत की पॉलिसी को असंलग्नता की पॉलिसी कहते हैं, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, लेकिन फिर भी स्विट्ज़रलैंड जो है वो स्थायी तटस्थ राज्य है। और लास्ट जो अंतिम जो इनकी अध्ययन का जो महत्व है वो है बहुल कार्यपालिका। ज़्यादातर जगह का हेड ऑफ द कार्यपालिका एक व्यक्ति होता है, एकल कार्यपालिका होती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यहाँ पे 7 सदस्य की बहुल कार्यपालिका है और यहाँ की कार्यपालिका ना तो पूर्ण संसदात्मक है और ना ही पूर्ण अध्यक्षात्मक है। दोनों ही गुणों को इन्होंने ग्रहण किया है और एक नवीन उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे हम बात करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, स्विट्ज़रलैंड में समस्त शासन व्यवस्था का संचालन 1848 से चल रहा था और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर इस पे व्यवस्थाएं की जा रही थीं, लेकिन पिछले 150 वर्षों के इतिहास में काफ़ी कुछ परिस्थितियां चेंज हो गई और काफ़ी संविधान में परिवर्तन की इनकी आवश्यकता इनकी महसूस हुई। तो
जो है 1997 के अंतिम दिनों में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में एक नवीन संविधान को स्वीकार करने की डिक्री जो है आदेश इन्होंने जारी किया और 18 अप्रैल 1999 को स्विट्जरलैंड में नया संविधान लागू हुआ। तो आज जो हम संविधान पढ़ रहे हैं या जो हमारे अध्ययन में है वो 1999 में लागू किए गए संविधान के आधार पर उसका अध्ययन, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। विशेषताओं की बात करें तो ये अपन बता ही चुके हैं कि स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे प्रमुख प्रजातंत्र है, सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहाँ की ज़्यादातर विशेषताएं मौलिक हैं, विलक्षण हैं। इस वजह से ही यहाँ का संवैधानिक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली विशेषता है कि यहाँ का संविधान निर्मित है, लिखित है और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है ना। जो 1848 में जो संविधान था वो 1998 तक लागू था। उसके बाद में दूसरा संविधान इन्होंने लगाया। तो नए जो संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। इनके संविधान में छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख किया गया है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, जैसे मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने, इनका भी संविधान में उल्लेख है। इसलिए संघीय सरकार के अधिकारों और जो इकाइयां हैं, राज्य हैं, जिनको यहाँ पे कैंटन कहा गया है, उनकी सरकारों के बीच विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का विभाजन भी विस्तार से किया गया है। और दूसरा है कि यहाँ का संविधान कठोर संविधान है। कठोर संविधान का मतलब होता है कि साधारण कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया संविधान संशोधन में अपनाई जाती है तो व्यवस्था कठोर संविधान कहलाता है। ये अमेरिका की तुलना में तो अधिक कठोर है, लेकिन भारत की तुलना में कम, मतलब अधिक जटिल है। एक स्थिति यह है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं तो आवश्यकता अनुसार संशोधन करने में इन्हें कोई संकोच नहीं है। फिर विश्व का ये प्राचीनतम गणराज्य है, ये अपने बात हुई गई। चौथा है कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन, दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अगर सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप अगर कहीं मिलता है तो वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब आप समझते हैं कि जनता जहाँ स्वयं शासन प्रक्रिया में भागीदार होती है। स्विट्जरलैंड के एक तो पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। यहाँ पे आम जनता की, मतदाताओं की एक सभा होती है जिसको लैंडसजीमाइंड कहते हैं, वो कानून निर्माण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लोक निर्णय आरंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको अपनाया जाता है। तो अध्ययन लोकतंत्रीय दृष्टि से ये विश्व का सबसे सफल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ना। फिर है यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया है। यहाँ के संविधान में फेडरल शब्द के लिए कन्फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था की जितनी भी विशेषताएं होती हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान, इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पर 20 तो पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। इस प्रकार टोटल 23 या 23 कैंटन है। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर है। पूर्ण कैंटन के 2 प्रतिनिधि संघीय व्यवस्थापिका में जाते हैं, जबकि अर्ध कैंटन का 1 प्रतिनिधि जाता है। और संविधान संशोधन में पूर्ण कैंटन का 1 वोट और अर्ध कैंटन का आधा वोट गिना जाता है। फिर है ये संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित है। उदारवादी दर्शन यानी व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है। तो इनकी व्यक्तिवादी विचारधारा का अर्थ ये होता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिक को अधिकतम संभव तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। फिर भी यहाँ पे इनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का अनूठा समन्वय यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि यह ना तो पूर्ण संसदात्मक है और ना ही पूर्ण अध्यक्षात्मक है। यहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर घनिष्ठ संबंधित हैं, लेकिन उत्तरदायी नहीं है और उनको पद से हटा भी नहीं जा सकता। तो इसे अध्यक्षात्मक भी नहीं कह सकते और ना ही इसे संसदात्मक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शक्ति विभाजन का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है और स्विट्जरलैंड के द्वारा दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों को स्वीकार करके एक नई शासन व्यवस्था को जन्म दिया है। अगली जो विशेषता है वो है इनकी बहुल कार्यपालिका। इसमें हम पहले भी अभी बताया हमने कि ये मानते हैं कि कार्यपालिका एकल होनी चाहिए जिससे सरकार अच्छे से चले, लेकिन स्विट्जरलैंड इसका अपवाद है। यहाँ पे बहुल कार्यपालिका को अपनाते हुए 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार बनाई गई है और यहाँ पे सभी की शक्तियाँ जो हैं बिल्कुल बराबर हैं। इसी के कारण इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसका एकमात्र उदाहरण और पहले सोवियत रूस में प्रेसिडियम था, लेकिन रूस की और स्विट्जरलैंड की व्यवस्थाओं में आधारभूत अंतर है। और अगली जो विशेषता है वो है औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। यहाँ पे नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं वर्तमान संविधान में टाइटल 2 चैप्टर 1 में, और पहले से बहुत अधिक व्यापक यहाँ पे मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकार का उल्लेख है। इसमें लिखा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा और रक्षा की जाएगी। जितने भी प्रकार के अधिकार व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है, नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी दिए गए हैं और वो अधिकार जो उसके गौरवपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। यहाँ पे लिखा है कि सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। यहाँ पे लिखा है कि धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक आचार विचार का पालन करने की स्वतंत्रता है। ये भी लिखा है कि किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी भी धार्मिक सदस्यता प्राप्त करने, धार्मिक कार्य में शामिल होने या नहीं होने या पालन करने, मतलब किसी भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए आप कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं और राज्य भी इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन एक अपवाद है इसका, यहाँ पे एक जीसस्ट धर्म है। जीसस्ट होती है ईसाई धर्म की एक शाखा या रोमन कैथोलिक चर्च। इसके ऊपर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया था पहले, जो अभी वर्तमान में इस तरह का कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं है। फिर है कि संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। ये एक अलग व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि संघीय न्यायपालिका संघ की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करे और प्रतिकूल करे, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। लेकिन ये स्विट्जरलैंड में आंशिक रूप से प्राप्त है और आंशिक रूप से प्राप्त का मतलब ये है कि केंद्र राज्य इकाइयों के कानूनों की अर्थात कैंटन के कानूनों की तो जांच कर सकता है, उनको अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघ के केंद्र के कानूनों की ऐसा नहीं कर सकता, उनको चुनौती नहीं दे सकती। और ये जो है ये यहाँ पे आंशिक जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन है। यहाँ पर बहुभाषी राज्य है ये। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं। सभी भाषाओं को एक दूसरे के मतलब महत्व दिया गया है, राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। और यहाँ पर जो है 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन, है ना, और 1% व्यक्ति रोमांच भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अभी भी इनके यहाँ पे ये चल रहा है। फिर है कि प्रशासनिक कानून पर आधारित यहाँ की न्यायपालिका है। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका से मतलब ये है कि यहाँ पे विधि का शासन नहीं है, बल्कि
यूरोपीय देशों के समान, फ्रांस के समान प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था होती है। डायसी और ब्रिटेन के जो और लेखक हैं वो इस बात को गलत मानते हैं कि प्रशासनिक कानून की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश निष्पक्ष हों तो न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रशासनिक कानून की व्यवस्था है, जुडिशरी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो जो ये स्विट्जरलैंड है उदारवादी, आदर्शवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रतीक है। तो स्विट्जरलैंड जो है वो एक है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं वाला, अनूठी संवैधानिक व्यवस्थाओं वाला देश है। स्विट्जरलैंड का संविधान जो है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। संविधान जो है वो दो तरह के होते हैं, एक नमनीय और एक कठोर। ब्रिटेन का तो आप साधारण बहुमत से आप बना सकते हैं, क्योंकि वो लिखित नहीं है तो उसमें संशोधन जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन जो भी लिखित संविधान होते हैं उनमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो साधारण कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है तो वो कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है इसमें न केवल साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन आप नहीं कर सकते, बल्कि इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है यहाँ पे कि जनता के बिना, स्विट्जरलैंड की जनता की सहमति के बिना भी यहाँ पर संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड में जनता भी संविधान संशोधन में सहभागी है। स्विस संविधान में दो प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, एक पूर्ण संशोधन और दूसरा आंशिक संविधान संशोधन। दोनों प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया में अंतर है। तो पहला तो है प्रथम संशोधन की प्रस्तावना और उसका आरंभ, और फिर दूसरा चरण है उसका पुष्टिकरण। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आप पूर्ण संविधान संशोधन का भी प्रावधान है और आंशिक संविधान संशोधन का भी यहाँ पे प्रावधान है। दोनों चीज़ें यहाँ पर अलग अलग तरीके से संविधान में रखी जा सकती हैं, है ना। तो यहाँ की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक है और संविधान के प्रस्तुतिकरण में और पुष्टिकरण में दोनों ही चरणों में यहाँ पर जनता की सहभागिता है। और यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है वो अमेरिका के समान कठोर नहीं है और गतिशीलता प्रदान करने के लिए इसलिए संवैधानिक कार्यकरणों का जो कार्य है वो यहाँ पर संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो इस तरीके से जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान संशोधन है वो जो जितना भी यहाँ का वैधानिक विकास हुआ है वो औपचारिक संविधान संशोधन के जरिए हुआ है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका भी संविधान संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। स्विट्जरलैंड में जनता भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकती है। तो ये तो हुआ आपके संविधान संशोधन की व्यवस्था। तो ये है स्विट्जरलैंड का संविधान। इसके बाद में अपन अगले जो वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।